नमस्कार दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में कि हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर के बारे में। पटवारी 2016 में जो राजस्थान में पेपर हुआ था प्री का, उसके पेपर के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखे थे 10 प्रश्न देखे थे गणित विषय के कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम ऐसे प्रश्न थे जिसमें आपको सॉल्व करने की आवश्यकता थी, जबकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ प्रश्न को देखना था और थोड़ा समझ के डायरेक्ट टिक मारना था और आपका आंसर आपके पास होता। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखो दोस्तों, होता क्या है, मैथ्स के साथ में एक दिक्कत होती है, गणित विषय के साथ में एक दिक्कत होती है दोस्तों, कि जब बंदा स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो वो मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता है, क्योंकि वो सोचता है कि यदि मैं मैथ को पहले अटेम्प्ट कर दूंगा तो होगा क्या कि लास्ट में जो मेरा पेपर है वो छूट जाएगा। और यही होता है दोस्तों, और यही सोच होती है एक विद्यार्थी की। लेकिन दोस्तों, एक बेहतर ढंग से तैयारी और एक बेहतर योजना के साथ यदि आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि सबसे पहले आप मैथ अटेम्प्ट करोगे और बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये जो टाइम सेविंग होती है मैथ की, यही आपको आने वाले प्रश्नों की सीमाएं निर्धारित करती है, आने वाले प्रश्नों की टाइम पीरियड को निर्धारित करती है। दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों पटवारी प्री 2016 गणित प्रश्न पत्र के बारे में। आज है दोस्तों पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो पार्ट 1 जो है उसको देखिए दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितनी गाय हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम है हरि और उसके पास में कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। बोल रहा है सिरों की संख्या है 48, यानी टोटल कितने जानवर है उसके पास में, 48 जानवर है। और बोल रहा है दोस्तों पैरों की संख्या है 140, यानी कितने पैर हैं उन जानवरों के, 140 पैर है। बोल रहा है दोस्तों उसके पास कितनी गाय हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों, गाय के कितने पैर होते हैं। गाय के होते हैं 4 पैर और मुर्गे के 2 पैर। ये पता होना चाहिए दोस्तों कि गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर और मुर्गे के 2 पैर होते हैं। देखो दोस्तों, हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका तो मैं आपको मेथड वाइज बताऊंगा कि मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना था, और दूसरा तरीका बताऊंगा कि डायरेक्ट इसमें टिक कैसे लगाना था। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। मैं मान लेता हूं गाय की संख्या है, गाय की जो संख्या है वो है आपके सामने x। क्या है, x। बात करूं दोस्तों मुर्गों की संख्या, मुर्गों की संख्या है मेरे पास में y। मैंने क्या मान लिया कि गाय की संख्या है x और मुर्गों की संख्या है क्या दोस्तों, y। यानी गाय कितनी है, x, और मुर्गे हैं y। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि x प्लस y बराबर 48। आ रहा है दोस्तों समझ में। यानी गाय और मुर्गे मिलाकर कितने दे रखे हैं दोस्तों, 48 दे रखे हैं। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहां से y की वैल्यू 48 माइनस x, यानी मेरे पास कितने मुर्गे हैं दोस्तों, 48 माइनस x मुर्गे हैं। यदि x गाय है तो मुर्गे कितने होंगे, 48 माइनस x, यानी मुर्गों की संख्या क्या आ गई दोस्तों मेरी, 48 माइनस x। आई या नहीं आई, मेरे पास मुर्गों की संख्या आ गई कितनी, 48 माइनस x, और गायों की संख्या कितनी है, x। क्या करना है मुझे, गायों की संख्या ही निकालनी है, यानी x का मान निकालना है। अब मैं क्या करूं कि मेरा x का मान आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कि अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या, उनके पैरों की जो संख्या है वो क्या है, 140 है। अब देखो दोस्तों, यदि मेरे पास गायों की संख्या x है तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x होगी या नहीं होगी। यानी 2 गाय हैं तो कितने पैर होंगे, 4 गुणा 2 यानी 8 पैर, क्योंकि एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो x गाय के कितने पैर होंगे, 4x पैर होंगे। बात करूं मुर्गों की
तो मुर्गे के पैरों की संख्या कितनी होती है? 2। तो 48 माइनस एक्स, जब मुर्गे हैं मेरे पास में तो उनके पैर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 गुणा 48 माइनस एक्स होंगे या नहीं होंगे? और इन दोनों का टोटल यानी गाय के पैरों का टोटल और मुर्गे के पैरों का टोटल किसके बराबर है? देखो 140 के बराबर है। तो क्या करूँ? 140 के बराबर कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, आपके सामने एक इक्वेशन आ गई, एक समीकरण आ गया और मुझे क्या करना है? x का मान निकालना है। निकाल सकता हूँ आराम से। देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 4x प्लस 48 दुआ 96 माइनस 2x बराबर 140 आया या नहीं आया दोस्तों? अब बात करूँ 4x में से 2x, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 96 बराबर 140। देखो दोस्तों 96 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास? 2x बराबर 140 माइनस 96। जब 140 में से 96 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 2x बराबर 44 मिल जाएगा दोस्तों। कितना मिल जाएगा? 44, यानी 2x बराबर 44। देखो 2 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? x बराबर 44 बटा 2 और यहाँ से x क्या मिल जाएगा मेरे को? 22। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 22। यानी मेरे पास गायों की संख्या जो मैंने x मानी थी उसका मान कितना आ गया? 22। यानी कितनी गाय हैं दोस्तों? 22 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 22 गाय हैं। और यदि वो आपसे पूछता कि मुर्गों की संख्या कितनी है तो आप बता सकते थे, क्योंकि आपके पास में x की वैल्यू है। तो मुर्गों की संख्या कितनी है? 48 माइनस x। तो यहाँ से मुर्गों की संख्या कितनी मिलेगी दोस्तों? 26। कितनी मिलेगी? 26। 26 भी ऑप्शन में है, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा है। गाय के बारे में पूछना है तो बताना क्या है दोस्तों? गाय की संख्या ही बतानी है, मुर्गों की संख्या नहीं बतानी है। तो दोस्तों आया समझ में क्या किया मैंने? सबसे पहले गाय की संख्या क्या मानी? x। तो यहाँ से मुझे मुर्गों की संख्या क्या मिल गई? 48 माइनस एक्स। क्या मिल गई? 48 माइनस एक्स। अब बात करूँ गाय के कितने पैर थे? तो गाय के 4 पैर थे। तो यदि x गाय हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 4x। बात करूं मुर्गों के बारे में तो मुर्गों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। बात करूं 48 माइनस एक्स मुर्गों की, तो 48 माइनस एक्स मेरे पास मुर्गे हैं, तो मुर्गों के पैर कितने होंगे? गुणा 2 कर दूंगा, गुणा 2 कर दूंगा। और इन दोनों के पैरों का टोटल कितना दे रखा है प्रश्न में? 140 दे रखा है। तो इसके बराबर रखूंगा, मुझे एक समीकरण मिलेगा और इसको सॉल्व करने के बाद में मैं x बराबर 22 प्राप्त कर लूँगा। तो यही मेरी क्या हो जाएगी? गायों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो एक तरीका तो मेरे पास में ये था कि मैंने क्या किया दोस्तों, x मान लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करता हूं दोस्तों दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। हरी के पास कुछ गाय कुछ मुर्गे हैं। तो एक बार सोचिए दोस्तों कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के 2 पैर होते हैं, यानी कोई भी जानवर हो, कोई भी क्या हो, जानवर हो, उनके 2 पैर तो हैं, 2 पैर तो फिक्स हैं। तो मैं मानूं कि गाय के कितने पैर हैं? गाय के हैं 4 पैर और मुर्गे के हैं 2 पैर। तो मैं मानूं कम से कम 2 पैर तो दोनों के हैं। तो यही मैं मानूं तो यदि 48 कुल हैं, 48 कितने हैं टोटल हैं, और 2 पैर सबके हैं, 2 पैर तो हैं, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 96 पैर। कितने? 96 पैर। यानी 140 में से मैं यदि 96 को घटाऊं तो मुझे क्या मिल गया दोस्तों? 44 मिल गया। यानी जो ये 44 पैर बचे हैं, ये किसके पैर बचे हैं दोस्तों? मैंने मुर्गे के पूरे पैर काउंट कर लिए 2, लेकिन गाय के मैंने कितने किए? 2 ही किए ना। तो 2 मेरे पास किसके बचे? गाय के बचे। तो यानी गाय के जो पैर हैं वो कितने बचे हैं मेरे पास? 44 पैर बचे हैं। कितने पैर बचे हैं? 44। यानी टोटल 48 जानवरों के 2 पैर है, तो टोटल कितने पैर हो गए? 96 पैर। तो 140 में से जब मैंने 96 को घटाया तो मुझे क्या मिला? 44 मिला। तो जो ये 44 पैर है ये किसके कारण है? बताएं दोस्तों किसके कारण है? सिर्फ गाय के कारण, क्योंकि गाय के हमने 2 पैर काउंट नहीं किए। तो दोस्तों यदि 44 पैर गायों के कारण है
और मैंने 2 पेयर काउंट नहीं किए हैं, तो 44/2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 22 गाय। क्या मिल जाएगा, 22 गाय। सीधा सीधा मिल रहा है दोस्तों, 22 गाय। क्या, 22 गाय मिल रहा है दोस्तों। तो आ रहा है आपके समझ में कि मैंने क्या किया। सबसे पहले 2 पेयर मिनिमम मान लिए, 48 जानवरों के 2 पेयर मिनिमम मान लिए, तो मुझे क्या मिल गया, 96 पेयर। यानी 96 पेयर तो फिक्स हैं। बात करूं बचे जो पेयर हैं 44, वो 44 किसके कारण है, गाय के कारण है। किसके कारण है, गाय के कारण है। और गाय के भी मैंने 2 पेयर पहले ही काउंट कर लिए, तो बचे कितने, 2 पेयर। कितने बचे, 2 पेयर। तो ये 2 पेयर जो गाय के हैं वो ये 44 में डिवाइडेड हो जाएंगे इक्वल। तो 44 में जब 2 का भाग दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 22। यानी 22 गाय होंगे जिनके कारण 44 पेयर होंगे। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। एक तरीका दोस्तों ये है। एक और तरीका बताता हूं कि जैसे आप ऑप्शन वाइज इस क्वेश्चन को करते हो, ऑप्शन वाइज इस प्रश्न को करते हो, तो मैं मान के चलूँ कि 48 टोटल जानवर है, 48 टोटल जानवर है। मैं मान लूँ कि 24 गाय हैं, 24 गाय हैं, तो 24 ही क्या हो जाएंगे मेरे पास, मुर्गे हो जाएंगे। 24 ही क्या हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे। 24 गाय है तो 24 ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुर्गे हो जाएंगे। और यदि 24 गाय हैं तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, 24 गुणा 4, 24 गुणा 4। देखो दोस्तों आ रहा है समझ में। यदि मैं मानूं 24 गाय हैं तो इनके पैर कितने हो गए, 24 गुणा 4, और 24 मुर्गे हैं तो इनके पैर 24 गुणा 2 आ रहा है। तो देखो दोस्तों यदि इनको गिनूं तो कितने पैर हो गए, 96 पैर, और ये 48, और इन जो दोनों को जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 144। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 144। आया दोस्तों समझ में, किया क्या, 144 मिल गया दोस्तों। तो 144 पैर है क्या टोटल, नहीं है, 140 है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 24 नहीं लेना है, 24 से कम लेना है। तो यहां से मेरे 2 ऑप्शन गलत हो गए, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब बात करूं दोस्तों 20 के बारे में, तो देखो बात करूं 20 के बारे में। यदि 20 गाय हैं तो मुर्गे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 28 हो जाएंगे। यदि 20 गाय हैं तो मुर्गे कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो बात करूं 20 गुणा 4 पैर हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, 80 पैर। और मुर्गे 28 गुणा 2 पैर यानी 56 पैर। कितने, 56। यहां से जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 136। क्या मिलेगा दोस्तों, 136। और चाहिए कितना मुझे, 140 चाहिए। तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। बचेगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब चाहें तो ऐसे इसको चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। देखो यदि 22 गाय हैं, यदि 22 गाय है तो मुर्गे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 26। 22 गाय हैं तो मुर्गे कितने हो जाएंगे, 26। तो बात करें दोस्तों पैरों की संख्या, 22 गुणा 4 क्या मिल जाएगा, 88। और मुर्गों के पैरों की संख्या 26 गुणा 2 क्या मिल जाएगा दोस्तों, 52। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 140। क्या मिलेगा दोस्तों, 140। तो मेरे को आंसर मिल जाएगा बी। अब देखो दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके बताए, जो आपको अच्छा लगे वैसे वहाँ पर सॉल्व करें। हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितने तरीके आते हैं और मैं जल्दी से जल्दी किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। दोस्तों ये जो है ये 2 डिजिट की कैलकुलेशन है, मात्र 2 डिजिट की, सब में 2 डिजिट की कैलकुलेशन है, मात्र 2 अंकों की। तो आराम से आप 2 अंकों की कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट देखते ही प्रश्न को टिक मारना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त 1260 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों देखो मैं मान के चलूँ 3 संख्याएं 5:7:9 में दे रखी है, 5:7:9 में दे रखी है। तो क्या मानूँ, पहली संख्या क्या हो जाएगी, मान लूँ x 5x, दूसरी हो जाएगी 7x और तीसरी हो जाएगी 9x। 5x 7x और 9x होगी या नहीं होगी दोस्तों।
बात करता हूं कि उनका लघुत्तम समापवर्त्य 1260 है, तो मैं इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकता हूं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एक बार रिपीट करूंगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, क्या होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित किया जा सके, वह क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। तो मैं यहां से इसको निकाला एलसीएम, तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 9, 7 और 5, ये तीनों विभाज्य है क्या आपस में, नहीं है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 9, 7, 63 गुणा 5 क्या मिल जाएगा, 315 और x। अब देखो दोस्तों, यदि मैं 5x का भाग दूं इसमें तो आराम से चला जाएगा पूरा पूरा, 7x का भाग दूं पूरा चला जाएगा, और 9x का भाग दूं पूरा चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा दोस्तों। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है एलसीएम 315x, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आ रहा है 1260। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x का मान निकाल लूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, x का मान निकाल लूंगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1260 बटा 315। तो यहां से x मुझे मिल जाएगा कितना दोस्तों, 4, कितना मिल जाएगा, 4, x कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखो डायरेक्ट भाग जा रहा है, कितनी बार, 4 बार, तो x क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब मैं बता सकता हूं कि तीनों संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहली संख्या मेरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 5 गुणा 4, दूसरी संख्या 7 गुणा 4, और तीसरी संख्या 9 गुणा 4। तो यहां से क्या मिल गया, पहली संख्या तो मेरी है 20, दूसरी है 28 और तीसरी है 36। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी क्या होगी दोस्तों, 36 होगी, क्या होगी, 36 होगी। तो देखो दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको कि हमने कैसे सॉल्व कर लिया। अब इतना वहाँ सॉल्व नहीं करना था, कैलकुलेशन खाली माइंड में करनी थी कि 9, 7 और 5 का एलसीएम डायरेक्ट निकालूंगा तो मिल जाएगा 315। 315 का भाग दूंगा 1260 में, क्या आ जाएगा, 4। तो जो बड़ा है उसको 4 से गुणा कर दूंगा, 9 गुणा 4, 36 डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों। तो करना क्या था, बस थोड़ा सा एलसीएम निकालना था और डिवाइड करके मान निकालना था दोस्तों। 1 का मान जब मुझे मिल जाएगा तो 9 का मान निकाल लूंगा, कितना कितना दोस्तों, 36। तो 36 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए दोस्तों कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जा सके दोस्तों। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्या x और y के वर्गों का योग 85 है। दो संख्याएं दोस्तों x और y, उनके वर्गों का योग कितना है, 85 है। उनका गुणनफल 42 है। यदि x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था जिधर मुंह खुला है वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिधर मुंह खुला है वो संख्या क्या होगी दोस्तों, बड़ी संख्या होगी। याद रखना, यानी x बड़ा है और y छोटा है। क्या कह रहा है ये, x बड़ा है और y छोटा है। निकालना क्या है, x माइनस वाई का मान। निकालना क्या है दोस्तों, x माइनस वाई का मान। तो पहला तरीका मैं मेथड से बताऊंगा, दूसरा डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं मेथड से। x और y के वर्गों का योग 85 है, यानी x स्क्वायर, x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 85 दे रखा है। कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, उनका गुणनफल x गुणा y कितना दे रखा है दोस्तों, 42 दे रखा है। कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। और बोल क्या रहा है, x माइनस वाई का मान होगा। तो x माइनस वाई का मान निकालने के लिए क्या करूँ दोस्तों, थोड़ा सा सोचूंगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना दोस्तों। यदि मैं इधर का मान निकाल लूँ तो इधर का मान आराम से मुझे मिल जाएगा। तो देखो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। दे रखा है दोस्तों 85। तो वही मुझे करना है। इसका मान मैंने क्या लिख दिया, 85 लिख दिया, माइनस 2
और एक्स वाई का मान कितना दे रखा है दोस्तों 42। कितना दे रखा है 42। तो यहाँ से क्या मिला मुझे 85 माइनस 84 क्या मिल गया 1, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 होता है दोस्तों। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। यही मेरा क्या था दोस्तों उत्तर था। करना क्या था थोड़ा सा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया 85 और एक्स वाई की जगह 42 रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से मुझे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना मिल गया 1 मिल गया। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों, उत्तर होगा। तो दूसरा तरीका बताता हूँ कि करना क्या था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोल रहा है दोस्तों उनका गुणनफल 42 है। सबसे पहले क्या सोचना था गुणनफल क्या दे रखा है दोस्तों 42 दे रखा है। तो मैं 42 के फैक्टर करूं, 42 के मैं फैक्टर करूं। ध्यान रखना दोस्तों क्या कह रहा है x बड़ा है और y छोटा है। x क्या है बड़ा है और y क्या है छोटा है। यदि मैं इनके फैक्टर करूं, इनके गुणनखंड करूं, तो देखो सबसे पहला गुणनखंड क्या आएगा 21 गुणा 2 आएगा, नहीं आएगा 42। बोल रहा है ना गुणनफल 42 है, तो x को 21 मान लूँ तो y को क्या मान लूँगा 2 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा गुणनखंड देखो दोस्तों, x को मानूँ 14 तो y को क्या मान लूँगा 3 मान लूँगा, 14 3 42। तीसरा देखो दोस्तों, x को मानूँ 7 तो y को क्या मान लूँगा 6। मानूंगा या नहीं मैं मानूंगा दोस्तों, मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ दोस्तों। तो मेरे पास में ये 3 फैक्टर आ गए। अब देखो दोस्तों बोल क्या रहा है उनके वर्गों का योग 85 है। तो देखो इनका जो वर्ग है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों को यदि जोड़ूं तो क्या मिलना चाहिए 85 मिलना चाहिए। 21 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 441 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बात करूं 14 का वर्ग, 14 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 14 का होता है 196, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बचा क्या 7 और 6, एक बार इसको सेटिस्फाई करके देख लेता हूं। तो देखो 7 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 49, क्या होता है 7 का वर्ग 49 होता है, और 6 का वर्ग क्या होता है 36। और जब 49 में मैं 36 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 85। क्या मिल जाएगा दोस्तों 85, और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी पहली कंडीशन वर्गों का योग क्या आ गया 85, और दूसरी कंडीशन गुणनफल क्या आया 7 गुणा 6 42, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मुझे निकालना क्या है x माइनस वाई। तो 7 में से 6 को घटाऊंगा x माइनस वाई, 7 में से 6 को घटाऊंगा क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी मुझे मेरा उत्तर क्या मिलेगा 1 मिलेगा दोस्तों। तो करना क्या था सिर्फ सोचना था प्रश्न को देख के कि मैं क्या मान के चलूँ, 7 6 मान लूँ, डायरेक्ट दिखेगा आपको 7 6, क्योंकि आप 14 के बारे में सोचोगे तो 196 आ जाएगा, 21 के बारे में सोचोगे 441 आ जाएगा। तो ये आप पहले ही कैंसिल कर दोगे अपने माइंड में ही। और 7 का और 6 का सोचोगे तो 7 6 42 हो जाएगा, और 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36, जोड़ने के बाद में 85 मिलेगा। मात्र 2 डिजिट की कैलकुलेशन थी दोस्तों, सिर्फ माइंड में करना था, पेन लगाना भी नहीं था, डायरेक्ट आंसर लगाना था कितना 1। तो दोस्तों क्या है कि आप यदि प्रश्न को मेथड वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी तैयारी से थोड़ा सा दूर हैं दोस्तों। आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा फर्क पड़ता है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्जाम में एक एस्पिरेंट को, एक विद्यार्थी को, किसकी दोस्तों अपने टाइम को बचाने की और अपने टाइम को यूज़ करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों एग्ज़ाम में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है तथा अंश और हर दोनों में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है तो भिन्न होगी। तो देखो दोस्तों दोनों तरीके बताऊंगा, डायरेक्ट भी और मेथड वाइज भी। पहले चलते मेथड पे।
मैं भिन्न क्या मान लूँ दोस्तों, भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न मान लिया मैंने x बटा y। क्या मान लिया दोस्तों, भिन्न x बटा y मान लिया दोस्तों। बोल रहा है दोनों में, क्या बोल रहा है दोस्तों, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों में एक जोड़ू, अंश में भी एक जोड़ू और हर में भी एक जोड़ू, तो क्या मिल जाता है दोस्तों, 2/3 मिल जाता है। बोल रहा है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 3x + 3 बराबर 2y + 2 मिलेगा ना। अब इस इक्वेशन को एक तरफ ले लेता हूँ, 3x - 2y + 1 बराबर 0। 2 को इधर लिया माइनस का हो गया, 2y को इधर लिया माइनस का हो गया, मेरे पास में समीकरण मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है दोस्तों, कि दोनों में से एक को घटाऊं, दोनों में से एक को घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाता है दोस्तों, 1/2 मिल जाता है। तो क्या करूंगा, यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लूंगा, क्या मिलेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2x - 2 बराबर y - 1। y को इधर लाऊंगा, क्या मिलेगा, 2x - y -2 पहले से है, -1 को इधर लाऊंगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी -1। क्या मिल जाएगा, -1 बराबर 0। अब एक इक्वेशन तो मेरे पास ये है, एक ये है, दोनों को सॉल्व करूंगा और क्या निकालूंगा, x और y का मान क्या मिल जाएगा, भिन्न मिल जाएगा। तो देखो तरीके होते हैं दोनों को सॉल्व करने के, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है दोस्तों गुणांकों को समान करके विलोपन विधि, और तीसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, वज्र गुणन विधि। क्या होता है, वज्र गुणन विधि। तो देखो करूँ क्या दोस्तों, मैं सबसे इजी मेथड ले लेता हूँ कि गुणांकों को समान कर लेता हूँ। तो देखो गुणांकों को समान करने के लिए क्या करूँगा, गुणांकों को समान करके विलोपन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, या तो इन दोनों समीकरणों से x को हटा देते हैं या फिर y को हटा देते हैं। आप चाहें जिसको हटा सकते हैं, एक की वैल्यू मिल जाएगी। यदि आप y को हटाते हैं तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और जब x को हटाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। एक तरीका तो ये है दोस्तों। तो क्या करूँ, इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूँ। यदि इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 2y हो जाएगा और ये भी 2y हो जाएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो क्या करूँ, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, क्या मिलेगा, 4x - 2y - 2 बराबर 0। तो एक समीकरण तो मेरे पास में ये था, और दूसरा समीकरण मैंने यहाँ से रख दिया, कितना, 4x - 2y - 2 बराबर 0। ये मेरे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करूँ दोस्तों, इन दोनों समीकरणों से यदि मुझे y को हटाना है तो दोनों को घटा दूंगा, क्योंकि घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो वही मुझे करना है दोस्तों। ये मैंने घटाया तो यहाँ प्लस था हो गया माइनस, यहाँ माइनस था हो गया प्लस, और ये माइनस था हो गया प्लस। तो देखो क्या आया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास में, 4x में से 3x घट गया तो -x, और 2 में 3 जोड़ा तो +3 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब x का मान मैं किसी भी समीकरण में रखूँ, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x का मान मैंने 3 को उठा के कहाँ रखा दोस्तों, यहाँ पहले समीकरण में रखा। क्या मिला, 3 × 3 - 2y + 1 बराबर 0, -2y + 1 बराबर 0। क्या मिल गया, 2y को इधर ले जाऊंगा तो 2y बराबर 9 + 1, तो 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 5 मिल गया। y बराबर 5 मिल गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। तो मेरी भिन्न क्या मिल जाएगी दोस्तों, भिन्न मिल जाएगी 3/5, और ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किया क्या दोस्तों, सबसे पहले जो बोल रहा था भिन्न मानी x/y, फिर x/y अंश और हर दोनों में एक जोड़ा और 2/3 के बराबर रखा। यहाँ से समीकरण नंबर 1 मिल गया। बात करें दूसरे वाले की, तो क्या किया, हर और अंश दोनों में से एक घटा दिया और क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे मिला x का मान 3। जब x का मान 3 मिला, समीकरण 1 में रखा तो क्या मिल गया, y का मान 5। चाहे तो x बराबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, तो भी मान आपका क्या ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा।
तो देखो दोस्तों, एक तो था ये मेथड जिस मेथड से मुझे लगा के सॉल्व करना था, और दूसरा तरीका बताता हूँ जहाँ आपको कोई भी मेथड नहीं लगाना था, थोड़ा सा देखना था और मुझे आंसर मेरा मिल जाता। देखते हैं कैसे। देखो बोल रहा था अंश और हर भिन्न, तो देखो यदि मैं भिन्न को 2/5 मानूं, ऑप्शन अप्रोच लगानी थी कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकता था। तो यदि मैं भिन्न को 2/5 मानूं तो पहली कंडीशन तो क्या थी कि मैं दो अंश और हर दोनों में क्या करूं, 1 जोड़ दूं। तो क्या मिल गया दोस्तों मुझे, 3/6 मिल गया। 3/6 मिल गया दोस्तों। जब 3/6 मिल गया तो इसको कैंसिल करूंगा, क्या मिलेगा, 1/2। लेकिन मुझे मिलना क्या चाहिए था, 2/3। क्या मिलना चाहिए था दोस्तों, 2/3, यानी पहला ऑप्शन गलत। बात करूं अगले ऑप्शन की तरफ, तो देखो अंश और हर दोनों में 1 जोड़ूंगा, 3 + 1 और 5 + 1, क्या मिल गया दोस्तों, 4/6। 2 से कैंसिल करूंगा, 2/3, क्या मिल गया, 2/3। और मुझे चाहिए क्या था, 2/3 ही चाहिए था। अगर ये वाली कंडीशन जो दूसरी कंडीशन है इसको भी ये वाली भिन्न सेटिस्फाई करती है तो मेरा आंसर भी क्या होगा, यही होगा। तो देखें दूसरी कंडीशन के बारे में, क्या थी दूसरी कंडीशन, अंश और हर दोनों में से 1 घटाऊं, तो 3 में से 1 घटा दूं और 5 में से 1 घटा दूं। 3 में से 1 घटा दूं और 5 में से 1 घटा दूं, क्या मिल गया दोस्तों, 2/4। क्या मिल गया, 2/4। कैंसिल करूंगा तो क्या मिल गया, 1/2। और चाहिए क्या था, 1/2 ही चाहिए था। तो मेरा ये ऑप्शन सही हो गया। और बात करूं 2/6 की, तो 2/6 में मैं 1 जोड़ूं तो 2 + 1 और 3, 2 + 1 और 6 + 1, क्या मिल गया दोस्तों, 3/7। और चाहिए क्या, 2/3। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देखो बी ऑप्शन जो था वो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा था, तो मेरा आंसर मुझे डायरेक्ट मिल गया, कितना, बी, 3/5। अब चाहे तो पहले मेथड से करें और कैलकुलेशन में फंसें, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझे वैसे ही सॉल्व करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयु का प्रश्न है। देखो विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5, उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। तो देखो दोस्तों क्या क्या रहा है, एक तो है विमल और एक क्या है दोस्तों, अरुण है। दोनों की आयु का अनुपात है 3:5 और दोनों का टोटल कितना है, 80। टोटल कितना है दोस्तों, 80। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि मुझे विमल की आयु कितनी आएगी दोस्तों, 30 और अरुण की आयु 50। विमल की 30 और अरुण की 50। कैसे आई दोस्तों, अभी बता रहा हूँ। देखें विमल की कितनी आ गई, 30 और अरुण की कितनी आ गई, 50। बोल क्या रहा है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो क्या करूँ, 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। यदि विमल की अभी 30 है तो 10 वर्ष बाद 40 और अरुण की 10 वर्ष के बाद में 60 हो जाएगी। तो अनुपात निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, 2:3, 2:3। और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 2:3। देखो करना क्या था, सिर्फ विमल और अरुण की आयु निकालनी थी और दोनों में 10-10 जोड़ के अनुपात निकालना था। तो आराम से मेरा आ गया। अब देखो दोस्तों, आप बोलोगे सर डायरेक्ट 30 और 50 कैसे लिखा। मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको अनुपात सॉल्व करना बताया था। एक बार वापस बता रहा हूँ कि देखो क्या है, 3:5 है। तो विमल की मान लूँ 3x और अरुण की मान लूँ 5x। विमल की मान लूँ 3x और अरुण की मान लूँ 5x। अनुपातों का योग कितना आ गया दोस्तों, 8x। और 8x का मान किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो x का मान क्या मिल गया, 10। x का मान क्या मिल गया, 10 मिल गया। और जब x का मान इन दोनों में रखूंगा तो 3 × 10 विमल आ गया और 5 × 10 अरुण आ गया, यानी 30 और 50। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो ऐसे लिखना बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है, 5 और 3 8, 8 का भाग दूंगा 80 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 × 3 30, 10 × 5 50। डायरेक्ट 30 और 50 आ गई। 10 वर्ष के बाद में 30 + 10 50 + 10 क्या आ गया, 2:3।
3 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। समीकरण 3 की पावर 1/9, 3 की पावर 2/9, 3 की पावर 3/9 बराबर 9 की पावर x। तो x का मान क्या होगा? देखो दोस्तों करते क्या है, मैंने एक चीज बताई थी और एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। क्या होता है जब आधार समान हो, घाते अलग अलग हो, आधार क्या हो, समान हो, घाते अलग अलग हो और गुणा में दिया गया हो, तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1/9 गुणा 3 की पावर 2/9 गुणा 3 की पावर 3/9 बराबर, इस 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? इससे क्या होगा, मेरी जो पूरी इक्वेशन है वो 3 की पावर में ही चलेगी, तो आराम से x का मान निकाल सकूंगा। तो 9 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 2, और जब कोष्टक के बाहर घात हो तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखो अभी मैंने जो बताया उसको देखो कि आधार समान है, तीनों के आधार क्या है, 3 3, और घाते अलग अलग है। घाते देखो दोस्तों अलग अलग है, और किस में दिया है, देखो गुणा में दिया है। तो क्या करते हैं दोस्तों, घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 2x। अब देखो दोस्तों दोनों तरफ आधार बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, घाते भी बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको जोड़ूंगा, पहले क्या करूँ, बराबर लिख देता हूँ, 1 + 9 2/9 प्लस 3/9 बराबर 2x। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आधार बराबर है तो घाते भी क्या होगी, बराबर होगी। अब आराम से x का मान निकाल सकता हूँ। इनको जोड़ने के लिए क्या करूँगा, 9 लघुत्तम ले लूँगा। तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 बराबर 2x। क्या मिल जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6/9 बराबर 2x। देखो 2 से कट गया 6 कितनी बार, 3 बार, और 3 से कट गया 9 3 बार। तो x का मान यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, 1/3। क्या मिल गया दोस्तों, 1/3। क्या मिल गया, 1/3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1/3। क्या करना था, घातांक के बेसिक रूल लगाने थे। क्या कि जब आधार समान हो, घाते अलग अलग हो और गुणा में दिया गया हो तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वही जोड़ा मैंने, और क्या किया, इधर 3 की पावर 2 लिख दिया 9 की जगह पर, ताकि आधार क्या हो जाए, पूरी इक्वेशन के बराबर हो जाएं। तो इधर देखो यहाँ से क्या मिला, 3 की पावर ये वाला पद मिल गया और 3 की पावर 2x मिल गया। अब देखो आधार बराबर है तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से 2x के बराबर क्या मिल गया, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। इनको सॉल्व किया तो x का मान क्या आ गया, 1/3 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो 3 वर्ष पूर्व a तथा b की औसत आयु 18 वर्ष थी। c के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो गई, तो c की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो दोस्तों करना क्या था, कुछ नहीं करना था, एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ना था। प्रश्न को क्या करना था, ढंग से पढ़ना था दोस्तों, और डायरेक्ट आंसर मानना था। क्या आंसर मानना था, बताओ दोस्तों, क्या आंसर मानना था, सोचो थोड़ा सा। क्या करना था, डायरेक्ट ए और बी की 3 वर्ष पहले की औसत आयु दी गई है। कितने वर्ष पहले की दोस्तों, 3 वर्ष पहले की, और सी की औसत आयु, सी को जोड़ दूं तो तीनों की औसत आयु 22 वर्ष दी गई है। तो करना क्या था, देखना था और डायरेक्ट आंसर मानना था, चॉइस। अब देखो दोस्तों कैसे मारा, पहले मेथड देखते हैं फिर डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों। तो देखो माना, मैं मान लेता हूं कि माना ए की वर्तमान आयु मान लेता हूं, ए ही मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो एक्स वाई में, और बी की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूं, बी, और सी की वर्तमान आयु सी। अब देखो बोल क्या रहा है, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी 3 वर्ष पहले ए की आयु a-3 होगी या नहीं होगी, और 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी हो जाएगी, b-3, और दोनों का औसत निकालूंगा। क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, 18 दे रखा है। अब देखो ये कैसे निकाला औसत, पता होना चाहिए कि 2 प्रेक्षण है, जैसे ए मानू, या फिर मैं आपके सामने रख लेता हूं 2 3 1। आपके सामने 3 प्रेक्षण रखे हुए हैं, और यदि आपसे पूछता है, यदि
2 ले लेता हूँ। यदि आपसे पूछता है कि इनका औसत निकालो तो औसत कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग 4 3 7 और 2 9 और प्रेक्षणों की संख्या 3। तो यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। क्या मिल गया, ये मेरा क्या मिल गया, औसत मिल गया। तो यही मैंने किया। ए की 3 वर्ष पूर्व की आयु A-3, बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु B-3, दोनों का औसत निकालना है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो मुझे क्या मिल गया, औसत। और क्या दे रखा है औसत, 18। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, A प्लस बी का मान, यानी A और B की वर्तमान आयु का योग निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो देखो इसको यदि मैंने सॉल्व किया तो मेरा क्या मिल गया, A-3 प्लस B-3 बटा 2 बराबर 18। 2 को इधर गुणा करूँगा 36 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, A प्लस B-6 बराबर 36। तो A प्लस B, जब 6 इधर माइनस का इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 36 और 6 42, यानी A प्लस बी का मान कितना हो गया दोस्तों, 42 हो गया। A प्लस बी का मान कितना हो गया, 42 हो गया। बात करूँ अगली बार क्या कह रहा है कि यदि मैं C को भी जोड़ दूँ तो C को कब जोड़ा है, 10 वर्ष पूर्व नहीं जोड़ा है, वर्तमान में जोड़ा है, ये ध्यान रखना। तो यदि मैं तीनों की आयु का औसत निकालूंगा क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस C बटा 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उनकी आयु कितनी हो गई, औसत आयु 22 वर्ष हो गई। तो यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, A प्लस बी प्लस C बराबर 66, यानी ABC तीनों की वर्तमान आयु का योग 66 और A प्लस बी की वर्तमान आयु का योग 42। तो मुझे निकालना क्या है, C की ही तो आयु निकालनी है। तो क्या करूँगा, A प्लस बी की जगह 42 रख दूंगा। तो 42 प्लस C बराबर 66। C बराबर क्या हो गया, 42 इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 66 माइनस 42। तो C बराबर क्या हो गया दोस्तों, 24 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 24 हो गया। और यही मेरा क्या था, आंसर था। देखो ऐसे सॉल्व करना था। ABC मैंने वर्तमान आयु निकाली, फिर क्या किया मैंने दोस्तों, A की 3 वर्ष पूर्व की आयु और B की 3 वर्ष पूर्व की आयु का औसत 18 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से A और B की वर्तमान आयु का योग मिल गया। फिर क्या किया, बोल रहा है तीनों की वर्तमान आयु का औसत कितना है, 22 है। तो डायरेक्ट तीनों की वर्तमान आयु लिखी और 22 के बराबर कर दिया। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना मिल गया, 66 मिल गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों की वर्तमान आयु का योग घटा दिया। तो C का मान क्या मिल गया दोस्तों, 24 मिल गया। अब देखो दोस्तों दूसरा तरीका बताता हूँ कि माइंड में ही कैसे सॉल्व करना था। देखो 3 वर्ष पूर्व A और B की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो देखो यदि औसत पड़ा है तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि देखो दोनों में क्या हुआ, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इस समय क्या होगा, दोनों की आयु 3 वर्ष ज़्यादा होगी। तो जब देखो दोस्तों A की आयु भी 3 वर्ष ज़्यादा है और B की आयु भी 3 वर्ष ज़्यादा है, तो औसत पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, 3 वर्ष ज़्यादा आ जाएगा। औसत भी क्या आ जाएगा, 3 वर्ष ज़्यादा आ जाएगा। दोनों में 3 बढ़ रहा है तो औसत में भी 3 बढ़ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या मिल जाएगा कि A और B दोनों की औसत आयु वर्तमान में कितनी आ गई, 18 प्लस 3 21। तो माइंड में सोचो दोस्तों, जब दोनों की औसत आयु 21 है तो दोनों की आयु का योग कितना होगा, 21 गुणा 2 42। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि A प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब बात करूँ तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का औसत 22 है, तो तीनों की आयु का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 गुणा 3 हो जाएगा। 22 गुणा 3 हो जाएगा। तो तीनों की आयु का योग 66 आ जाएगा। जब 2 की आयु A प्लस बी की आयु का योग क्या है, 42 है और A प्लस बी प्लस C की आयु का योग 66 है। तो 66 में से 42 को घटा दूंगा, C की आयु डायरेक्ट 24 मिल जाएगी। C की आयु डायरेक्ट 24 मिल जाएगी। देखो दोस्तों कुछ करना था क्या, सिर्फ ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की, प्रैक्टिस की दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोला राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु है। चलना कहाँ था दोस्तों, दे क्या रखा है उसने, विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था। यानी ये हमारे पास में फिक्स लाइन है
कि विमल की आयु कितनी होगी। जब 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, तो आज मैं विमल की आयु पूछूं तो विमल की आयु क्या होगी दोस्तों, विमल की आयु होगी 10 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों, 10 वर्ष। कितनी होगी, 10 वर्ष। तो इस लाइन से मुझे क्या मिल गया कि विमल की 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था। तो विमल की आयु क्या मिल गई दोस्तों, 10 वर्ष मिल गई। अब बात करूं दोस्तों, बोल रहा है राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। यानी यदि मुझे राम की आयु निकालनी है तो उसकी पिता की आयु पता होनी चाहिए दोस्तों। और पिता के लिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। विमल की आयु से दुगनी होगी। कब, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी दोस्तों 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष। कितने वर्ष, 20 वर्ष। और बोल रहा है कि राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है, यानी 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद। दोनों की कब की बात कर रहा है वो, 10 वर्ष बाद की। यानी 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु कितनी होगी, राम के पिता की आयु कितनी होगी दोस्तों, बताओ कितनी होगी दोस्तों। जो विमल की आयु थी उससे दुगनी होगी, यानी 2 गुणा 20, यानी 40 वर्ष। यानी राम के पिता की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद, 40 वर्ष। तो वर्तमान में राम के पिता की आयु कितनी है दोस्तों, राम के पिता की आयु, वर्तमान में राम के पिता की आयु कितनी है दोस्तों, 40 में से 10 को घटा दूंगा तो 30 वर्ष। यानी 10 वर्ष बाद में राम का पिता 40 साल का था, तो अभी राम का पिता कितने साल का होगा, 30 साल का। और बोल क्या रहा है, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो राम की आयु क्या आ जाएगी दोस्तों, राम की आयु क्या आ जाएगी, अपने पिता की आयु का 6वां भाग। क्या कर दूंगा, 1/6 से गुणा कर दूंगा। तो राम की आयु क्या मिल गई दोस्तों, 5 मिल गई। क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो इसमें ऑप्शन में 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो करना क्या था, डायरेक्ट सोचना था कि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, तो अभी विमल कितने साल का होगा। जब 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले था तो अभी 10 साल का होगा दोस्तों। यदि विमल 10 साल का है और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो विमल की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20। और बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद में राम के पिता की आयु कितनी थी, विमल की आयु की दुगनी। यानी विमल की 10 वर्ष बाद 20 थी, तो राम के पिता की कितनी हो जाएगी, 40। कब, 10 वर्ष के बाद में। जब राम के पिता की 40 वर्ष है 10 वर्ष के बाद में, तो अभी कितनी होगी, 40 माइनस 10, यानी 30 वर्ष। राम के पिता की अभी की आयु 30 वर्ष है, तो राम की आयु कितनी होगी दोस्तों, पिता की आयु का 6वां भाग, 30/6। क्या मिल गया दोस्तों, 5 मिल गया। तो यहां से क्या मिल गया, राम की आयु कितनी है दोस्तों, 5 वर्ष। करना था क्या दोस्तों, कुछ सिर्फ देखना था और आंसर निकालना था सोच के। पेन लगाने की आवश्यकता थी क्या, नहीं थी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए दोस्तों। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी थे तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो देखो दोस्तों, बात कर रहे हैं ये से जो प्रश्न होते हैं ये होते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम क्या होता है दोस्तों, बात करूँ 2 विषय के बारे में बात कर रहा है, तो ये मैं मान लूँ, ये मैं क्या मान लूँ दोस्तों, ये अंग्रेजी है और ये क्या है दोस्तों, हिंदी है। क्या है दोस्तों, सॉरी गणित। ये तो है अंग्रेजी, ये जो पहला ग्राफ है ये तो है अंग्रेजी का, और ये जो दूसरा है ये है गणित का। क्या बोल रहा है दोस्तों, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी में कितने पास हो गए, 80%। बोल रहा है 85% गणित में पास हुए, तो गणित में कितने पास हो गए, 85%। और बोल रहा है 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यानी मुझे एग्जैक्ट डाटा ये पता है कि ये जो दोनों हैं, जो कॉमन है, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, वो कितने हैं, 75%। कितने हैं, 75%। अब देखो दोस्तों, जब अंग्रेजी टोटल 80% है
और 75 तो यहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 5%। तो टोटल अंग्रेजी वाला मुझे पार्ट कितना मिल गया 75 + 5 80। क्योंकि ये जो 75% विद्यार्थी है ये अंग्रेजी में भी जुड़ेंगे और ये किस में भी जुड़ेंगे, गणित में भी जुड़ेंगे। तो देखो जब गणित की बात करूँ तो ये 75 है और टोटल 85 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 10%। कितना आ जाएगा दोस्तों 10%। अब देखो दोस्तों अंग्रेजी का मान निकालूँ तो 75 + 5 80, गणित का मान निकालूँ 75 + 10 85। तो ये मेरे पास में कौन सा डाटा है जो उत्तीर्ण हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों उत्तीर्ण यानी पास हुआ है। तो देखो मैं बात करूं टोटल पास कितना हो जाएगा दोस्तों 5 + 75 + 10, 5% + 75% + 10%, यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों 90%। तो 90% क्या है दोस्तों टोटल पास है। और टोटल बंदे कितने बैठते हैं दोस्तों हमेशा 100%, यानी 100%, 100%। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे दोस्तों 90%। तो फेल कितने हो जाएंगे दोस्तों, फेल की बात करूँ तो 100% - 90%, यानी 10%। 10% बंदे ऐसे हैं जो क्या हो गए दोस्तों फेल हो गए। अब देखो दोस्तों दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे 40, और प्रतिशत में हमने कितने निकाल लिए 10%, यानी 10% का मान किसके बराबर है 40 के बराबर। निकालना क्या है टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 100%। तो यहाँ से 100% निकालूंगा तो 10 को दोनों तरफ गुणा करूंगा, 100% का मान कितना आ गया दोस्तों 400। क्या आ गया 400। तो 100% का मान कितना मिल गया 400 मिल गया दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आ गया 400। करना क्या था वेन डायग्राम बनाना था। बोल रहा है 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब क्या है 75% इसमें भी जुड़ा है और इसमें भी जुड़ा है। यदि डायरेक्ट बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा 80 + 85 कितना हो गया दोस्तों 165, यानी 165 ऐसे हैं जो पास हुए हैं अलग अलग मान के चलूँ तो, लेकिन जो कॉमन थे जो क्या थे 75% थे, यानी 75% अंग्रेजी में भी जुड़ा है और गणित में भी जुड़ा है। तो एक बार 75% को घटा दूंगा, यानी 80 + 85 कितना आया 165, और 75 को घटाऊंगा क्या जाएगा दोस्तों 90%, यानी 90% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे 10%। तो 10% का मान किसके बराबर होगा 40 के बराबर। तो 100% का मान 400 के बराबर। डायरेक्ट आंसर लगाना था दोस्तों, कुछ नहीं करना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोले जाएं तो कितने घंटों में भरेंगे। देखो दोस्तों ये पाइप नल व टंकी का प्रश्न है। ये जो चलता है एग्जैक्ट टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे चलता है, समय और कार्य के कॉन्सेप्ट पे। करना क्या होता है बताता हूँ दोस्तों। दो नल है, एक नल मान लेता हूँ ए और एक नल मान लेता हूँ बी। एक नल तो मान लिया ए और एक मान लिया क्या दोस्तों बी। बात करूँ ए भर रहा है कितने घंटों में 45 घंटों में, और बी भर रहा है कितने घंटों में 30 घंटों में। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने टाइम में ये भर पाएंगे। तो देखो दोस्तों करते क्या है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। मैं बताऊंगा एलसीएम हमने क्यों लिया, पहले बताता हूँ। एलसीएम हमने क्या ले लिया दोस्तों 90 ले लिया। क्या मान के चलूँ एलसीएम क्या आ गया 90। अब मैं मान के चलूँ दोस्तों कि जो टंकी थी उसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता थी कितनी 90 लीटर, कितनी 90 लीटर। और जब ए 45 घंटों में 90 लीटर पानी भर रहा है तो एक घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा दोस्तों 90/45 यानी 2 लीटर। यानी मैं मान के चलूँ यदि टंकी 90 लीटर की थी तो ए हर घंटे 2 लीटर भर रहा था, तो ए को कितना टाइम लग गया 45 घंटे लग गए। अब देखो दोस्तों 30 घंटे बी की बात करूँ, यानी बी 30 घंटे में भर रहा है 90 लीटर, तो बी एक घंटे में कितने लीटर भर रहा होगा 3 लीटर। कितने लीटर 3 लीटर। यानी पहले एलसीएम लेंगे फिर इनका भाग देंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा दोस्तों कैपेसिटी मिलेगी, क्षमता मिलेगी ए की और बी की। यानी यदि 90 लीटर की टंकी है तो ए हर घंटे 2 लीटर पानी भर रहा है और बी हर घंटे 3 लीटर पानी भर रहा है। अब दोस्तों बोल रहा है एक साथ खोले जाएं, तो देखो दोस्तों जब एक साथ इन दोनों को खोल दूंगा तो हर घंटे ए प्लस बी कितना लीटर पानी भरेंगे दोस्तों
2 + 3 5 लीटर पानी भरेंगे। कितना पानी भरेंगे? 5 लीटर। ए भरेगा 2 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर। क्या मिल जाएगा दोस्तों? हर घंटे दोनों नल मिलके 5 लीटर पानी भरेंगे। तो देखो दोस्तों, जब दोनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं और टंकी है मेरी 90 लीटर की, तो समय कितना लग जाएगा दोस्तों? समय लग जाएगा दोस्तों 90 लीटर भरने में, यदि मैं 5 का भाग दे दूं तो 18 घंटे। कितने घंटे? 18 घंटे। हर घंटे 5 लीटर भर रहा है तो 90 लीटर भरना है, तो कितना टाइम लगेगा? 18 घंटे लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 18 घंटे। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना था और करना था क्या? 45 और 30 का एलसीएम लिया 90। 45 से क्षमता निकाल ली 2 ए की और बी की निकाल ली 3। 2 + 3 यानी 5, तो 90/5 18 घंटे। यानी दोनों मिलकर काम करें, यानी दोनों मिलकर नल पानी भरे किसी टंकी में, तो उन्हें 18 घंटे लगेगा इस टंकी को भरने के लिए। तो देखो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। इससे हमें दोस्तों उत्साह मिलता है दोस्तों, अच्छी आपको ट्रिक्स बताने का, अच्छे मेथड बताने का दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।